यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। एपिसोड 8। आधा महीना बाद। शीत समीर खाई। हरे रंग के कपड़े पहने एक युवक एक विशाल चट्टान पर खड़ा था, जिसके हाथ में लगभग 1 मीटर लंबी और उंगली जितनी मोटी एक शाखा थी, जिसे वह लगातार आगे की ओर भोंकता, तिरछा झटकता, ऊपर से नीचे तक काटता और क्षैतिज तौर पर चीरा लगाता। हर बार जब वह युवक शाखा को झटकता तो हवा के फटने की हल्की आवाज आती। जैसे जैसे युवक इन क्रियाओं की गति बढ़ाता गया, उतनी ही ज्यादा पटाखों जैसी आवाजें उस विशाल चट्टान पर गूंजने लगीं। एक समय के बाद युवक ने अपनी आंखें केंद्रित की और हाथ में पकड़ी शाखा को दूर खड़े एक बड़े पेड़ की ओर फेंक दिया। शाखा बेहद तेज थी और जहां भी गई, हवा के फटने की कई हल्की आवाजें लगातार आती रहीं। वह शाखा 2 सांसों के दौरान 10 मीटर से ज्यादा दूरी तय करके उस बड़े पेड़ तक पहुंच गई। धड़ाम! शाखा उस पेड़ के तने के निचले हिस्से में घुस गई, जिसे 3 लोग हाथ पकड़कर ही घेर सकते थे। उसके बाद वह दूसरे पेड़ में घुसी। लगातार 5 पेड़ों को भेदने के बाद आखिरकार वह शाखा छठे पेड़ में रुक गई। इन पेड़ों के तनों में बने छोटे छोटे छेदों को देखते हुए युवक ने धीमे स्वर में कहा, बुजुर्ग कियान ने जो मुझे ऊर्जा पत्थर और मेरिडियन शील्ड गोलियां दी थीं, साथ ही लगातार मेरी हल्की सुनहरी गूढ़ ऊर्जा का निरंतर अभ्यास से मेरा शरीर पहले की तुलना में अनगिनत गुना ज्यादा मजबूत हो गया है। अफसोस बस यही है कि मैंने सभी 10 ऊर्जा पत्थरों और मेरिडियन शील्ड गोलियों को पूरी तरह से इस्तेमाल कर लिया है। वह युवक स्वाभाविक रूप से आरव था। इस आधे महीने में 24 घंटे में से लगभग 20 घंटे उसने साधना में बिता दिए। इतनी मेहनत से उसने न सिर्फ अपनी साधना को मृत्युलोक की छठी रैंक तक बढ़ा लिया, बल्कि तलवार संप्रदाय की बुनियादी तलवार तकनीक को भी पूर्णता की अवस्था तक पहुंचा दिया। तलवार संप्रदाय की बुनियादी तलवार तकनीक कोई असाधारण चीज नहीं थी, हर बाह्य प्रांगण शिष्य को मिलती थी। आरव के अलावा संप्रदाय का शायद ही कोई बाह्य प्रांगण शिष्य इतनी सामान्य तकनीक का अभ्यास करता। आखिर चाहे कोई बुनियादी तकनीक कितनी भी मजबूत हो, भला रैंक वाली तलवार तकनीकों से कैसे मुकाबला कर सकती थी? पहले आरव भी ऐसा सोचता था। लेकिन जब वह श्रम शिष्य बना, तो मजबूरी में उसने इसी बुनियादी तकनीक का अभ्यास करना शुरू किया। 2 साल की लगातार साधना और गूढ़ ऊर्जा व शरीर की शक्ति बढ़ने के साथ वह इसमें पहले से ज्यादा निपुण हो गया और उसे महसूस हुआ कि ये उतनी व्यर्थ नहीं है जितनी सब मानते हैं। यह तकनीक साधारण वार, भौंकने, काटने, झाड़ू जैसी झाड़ने, चीरने और ऊपर की ओर काटने जैसी चालों पर आधारित थी। लेकिन 2 वर्षों के अभ्यास के बाद ये चालें अब साधारण नहीं रह गई थीं। जैसे कि अभी हुआ, हर बार उसकी तलवार हवा को चीरती थी। ये प्रभाव तो संप्रदाय की कई पीली रैंक वाली तलवार तकनीकों में भी नहीं आता था। इसलिए आरव ने ठान लिया कि वह इसे नियमित अभ्यास करता रहेगा। वह देखना चाहता था कि बुनियादी तलवार तकनीक की सीमा आखिर क्या है। आरव ने आसमान की ओर देखा, समय का अनुमान लगाया। जब देखा कि दोपहर हो गई है, तो उसने हाथ झाड़ते हुए धीमे स्वर में कहा, आज मुझे शक्ति तंत्र जरूर बनाना है। करिश्मा द्वारा दिए गए पंचतत्व तंत्रांकित तकनीक में शक्ति तंत्र बनाना बहुत जटिल नहीं था। आखिर ये तो एक साधारण तंत्र था। लेकिन तंत्रों से अभी अभी परिचित हुए और बिना मार्गदर्शन वाले नए शिष्य के लिए ऐसा कर पाना बहुत कठिन था। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। आधे महीने में वह एक बार भी सफल नहीं हो पाया। मुख्य कारण उसकी शुरुआत में की गई जल्दबाजी थी। अब तक की असफलताओं से अनुभव लेकर आरव पहले से ज्यादा समझदार हो गया था।
पिछले एक हफ्ते से उसने तंत्र बनाना छोड़कर बस विधि गहराई से पढ़ा और याद करने पर ध्यान दिया। उसने शक्ति तंत्र के पूरे पैटर्न और महत्वपूर्ण हिस्सों को जबरदस्ती याद कर लिया था। आरव ने शक्ति तंत्र से संबंधित सभी बातें मन में दोहराईं। थोड़ी देर बाद वह विशाल चट्टान पर पालथी मारकर बैठ गया और करिश्मा द्वारा दी गई तंत्र पत्र व तंत्र कलम निकाल ली। फिर करिश्मा द्वारा दी गई महाअजगर रक्त और औषधि का सत्व भी निकाल लिया। सब तैयार करने के बाद वह बैठकर ध्यान की स्थिति में आ गया और सांस रोककर ध्यान केंद्रित किया। कुछ देर बाद उसके शरीर की हल्की सुनहरी गूढ़ ऊर्जा तंत्र कलम में बहने लगी। फिर उसने अपने दिमाग में अंकित शक्ति तंत्र की विधि के अनुसार तंत्र पत्र पर चित्रांकन शुरू किया। कलम पकड़ते हुए आरव ने बेहद सावधानी से तंत्र पत्र पर उसे घुमाया और उसके शरीर की हल्की सुनहरी गूढ़ ऊर्जा तंत्र पत्र तक पहुंची। कई रेखाएं तंत्र पत्र में प्रवाहित हुईं और तुरंत ही तंत्र पत्र में छोटी छोटी रेखाएं रेंगते हुए छोटे कीड़ों जैसी लगने लगीं। ये देखकर आरव ने जल्दी से तंत्र कलम के सहारे उन रेखाओं को अलग अलग आकारों में उन्हें सही रूप देने लगा। पूरे इस समय में वह भारी सांस भी नहीं ले रहा था। आरव ने गंभीरता और एकाग्रता के साथ तंत्र पत्र पर तंत्र कलम चलाई। 15 मिनट में एक हल्की सुनहरी ज्वाला का आकार दिखने लगा और अगले 15 मिनट में उसने कलम हटा ली। अब तंत्र पत्र पर पूरी ज्वाला चमक रही थी। यह देखकर आरव ने गहरी सांस ली, लेकिन अभी वह आधा ही काम पूरा हुआ था। अब सबसे अहम चरण बाकी था, तंत्र में प्राण डालना। प्राण डालने के लिए उसे औषधि का सत्व व महाअजगर रक्त तंत्र पत्र पर टपकाना था और दोनों को अपनी गूढ़ ऊर्जा के सहारे मिश्रित करना था ताकि तंत्र में स्पंदन आ जाए। यह प्रक्रिया सबसे कठिन थी। आरव 1 महीना पहले इसमें असफल रह चुका था। इसमें उसी आकार की ज्वाला को फिर से बनाना पड़ता था जिसमें महाअजगर का रक्त, औषधि सत्व और अपनी गूढ़ ऊर्जा को एक साथ कंट्रोल करना था। अगर बीच में जरा भी चूक हो गई या प्राण डालने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो गणना विफल हो जाती थी, क्योंकि अगर महाअजगर का रक्त और औषधि सत्व गूढ़ ऊर्जा के आवरण से निकल गए तो तुरंत वे अलग अलग हो जाते और तंत्र पत्र पर बनी पूरी ज्वाला बिगड़ जाती। तब तक की सारी मेहनत व्यर्थ। उसका माथा पसीने से भीग गया, पर आरव ने पलकें तक नहीं झपकाईं। उसे डर था कि एक पलक की चूक उसके चित्र को बिगाड़ न दे। यूं ही लगभग 30 मिनट तक बेहद सावधानी से ड्राइंग करते हुए अंततः उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसके उत्साह को देखना मुश्किल था। 15 मिनट बाद आरव ने अचानक तंत्र कलम हटा ली। उसके ऐसा करते ही तंत्र पत्र पर बनी ज्वाला सुनहरे रंग की लपट की तरह चमकने लगी और पूरी ज्वाला जीवित सी दिखने लगी। आखिरकार सफल हुआ, आखिरकार सफल हुआ। मैं आरव अब पहला श्रेणी तंत्र शिल्पकार भी हूँ। हाँ हाँ हाँ। तंत्र पत्र पर बनी ज्वाला को देखकर आरव बेहद प्रसन्नता से हंस पड़ा। पंचतत्व तंत्रांकित तकनीक के अनुसार आरव को तंत्र शिल्पकारों की मूल जानकारी थी। तंत्र शिल्पकार भी गूढ़ साधकों की तरह स्तरों में विभाजित होते थे। पहले से 5वीं श्रेणी तंत्र अंकन से जुड़ी थीं, यानी तंत्र निर्माण की बुनियादी विधियां। उसके बाद पहला आत्मतंत्री, दूसरा भूमितंत्री, तीसरा दिव्यतंत्री, चौथा अमृततंत्री, 5वां परमेश्वर तंत्री आते हैं। पहली 5 श्रेणियां तंत्र अंकन से संबंधित थीं। हर नए तंत्र में निपुण होने पर एक श्रेणी बढ़ जाती थी। यदि कोई 5 तंत्रों में निपुण हो तो वह 5वीं श्रेणी तंत्री होता। अब आरव ने शक्ति तंत्र बना लिया था। अब वह प्रथम श्रेणी तंत्र तंत्री बन गया था। आरव ने पूरे उत्साह को संभालते हुए तंत्र पत्र पर बने शक्ति तंत्र को देखा और उसके चेहरे पर हैरानी झलक गई। तंत्र भी दोषपूर्ण, निम्न, मध्य, उच्च और शीर्ष श्रेणी के होते हैं। मेरी बनाई ज्वाला तो जीवित जैसी प्रतीत होती है। यह शायद उच्च श्रेणी का तंत्र है। लेकिन स्क्रॉल में लिखा था कि उच्च श्रेणी का तंत्र बनना बेहद दुर्लभ है। क्या ये मेरी हल्की सुनहरी गूढ़ ऊर्जा की वजह से है?
आरव को पंचतत्व तंत्रांकित तकनीक के परिचय में यह बात समझ आई थी कि तंत्र भी श्रेणियों में बंटे हैं और उनके प्रभाव भी अलग अलग होते हैं। जैसे निम्न श्रेणी शक्ति तंत्र इस्तेमाल करने वाले की ताकत 50% तक बढ़ा सकता है। एक मध्य श्रेणी तंत्र में लगभग 100% वृद्धि होती है, जबकि उच्च श्रेणी तंत्र ताकत को 300% तक बढ़ा सकता है। शीर्ष श्रेणी शक्ति तंत्र उपयोगकर्ता की ताकत को 6 या 7 गुना तक कर सकता है। हालांकि उच्च और शीर्ष श्रेणी तंत्र का प्रभाव चौंकाने वाला होता है, लेकिन उनको बनाना भी बेहद कठिन है। उच्च श्रेणी तंत्र सफल होने की संभावना बहुत कम है, इसीलिए उसने अंदाजा भी नहीं लगाया था कि उसका तंत्र उच्च श्रेणी का होगा। क्या मैं वाकई में असाधारण प्रतिभा हूं? आरव भ्रमित रहा। लगता है इस बारे में करिश्मा से बाद में जरूर पूछना पड़ेगा। आरव ने आगे इस समस्या पर विचार बंद कर दिया। उसने अपने हाथ में शक्ति तंत्र को देखा। होठों की कोनों पर रहस्यमय मुस्कान फैल गई। अगर मैं भविष्य में किसी से भिड़ता हूं और ताकत का अंतर बहुत कम है, तो अचानक तंत्र को खुद पर लगाकर मैं अपने विरोधी को भारी नुकसान पहुंचा सकता हूं। इतना सोचते ही उसके चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई और उसने हल्की खुशी के साथ शक्ति तंत्र को संभाल कर रख लिया और शीतसमीर खाई से बाहर की ओर बढ़ चला। शीतसमीर खाई से बाहर निकलकर आरव अभ्यास मैदान में पहुंचा। अभी अभी वहां पहुंचा ही था कि हरे कपड़े पहने एक शिष्य ने उसे रोक लिया। वह युवक करीब 17 से 18 साल का था और उसकी पोशाक के बाईं ओर बाह्य उकेरा हुआ था। यह बाह्य प्रांगण शिष्य का प्रतीक था। जैसे ही वहां मौजूद श्रम शिष्यों ने देखा कि आरव को श्रीखंडर ने रोक लिया है, वे सिर हिलाकर आहें भरने लगे। क्योंकि आरव के कारण श्रम शिखर के सभी श्रम शिष्यों को विक्रम और अन्य शोषकों से मुक्ति मिल गई थी, इसलिए वे आरव को पसंद करते थे। अब विक्रम का भाई श्रीखंडर सांसारिक दुनिया से वापस लौट आया है, तो परिणाम क्या होगा, ये स्पष्ट था। श्रीखंडर ने भी आरव को घूरते हुए डरावनी दृष्टि से देखा। उसकी आंखों में हिंसक इरादे थे। आज जब वह सांसारिक लोक से लौटा था, तो पाया कि विक्रम और प्रबंधक यशवर्धन वास्तव में तारा खनिज पर्वत भेज दिए गए हैं और इसके पीछे आरव ही जिम्मेदार है। पूरे तलवार संप्रदाय में सब जानते थे कि विक्रम उसका भाई है और प्रबंधक यशवर्धन उसका अधीनस्थ। किसी मालिक की इज्जत का सवाल होता है और यह सब आरव के कारण हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात, विक्रम और प्रबंधक यशवर्धन हर साल उसे 10,000 से ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं देते थे। इसी धन से वह खुद के लिए ज्यादा साधना संसाधन जुटाता था। अब यह आय का स्रोत ही छिन गया था। 10,000 सोने की मुद्राएं, उसका दिल दुख रहा था। इतना सोचते ही श्रीखंडर की आंखें संकरी हुईं और उसने कहा, कचरा, क्या मैं श्रीखंडर का भाई किसी के भी लिए आसान निशाना हूं? मर जा। इतना कहते ही उसकी आकृति झपकी और उसने सीधे आरव के चेहरे पर घूंसा मारा। जब आरव ने देखा कि श्रीखंडर ने आते ही सीधा घातक वार किया, तो उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसने गहरे स्वर में चिल्लाते हुए घूंसा श्रीखंडर की हथेली पर दे मारा। धड़ाम। मुट्ठी और हथेली टकराईं। आरव 3 कदम पीछे गया तो श्रीखंडर भी 3 कदम पीछे गया। पहली भिड़ंत में दोनों बराबरी पर रहे। श्रीखंडर की आंखों में हैरानी की झलक आई। उसने महसूस किया कि उसे भी पीछे हटना पड़ा है। उसने आरव को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, तू अब गूढ़ ऊर्जा वाला साधक है। लेकिन इससे क्या? अभी मैंने सिर्फ 10% ही ताकत लगाई थी। अब असली युद्ध होगा। मर जा। इतना कहते ही उसके शरीर में गूढ़ ऊर्जा उफान पर आ गई। रुक। आरव ने कदम आगे बढ़ाकर श्रीखंडर की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, मैं तुम्हें जीवन मृत्यु लड़ाई की चुनौती देता हूं। मृत सन्नाटा छा गया। वहां खड़े सभी श्रम शिष्य और खुद श्रीखंडर भी स्तब्ध रह गया। एक श्रम शिष्य ने बाह्य प्रांगण शिष्य को चुनौती दी। वह भी जीवन मृत्यु लड़ाई की।
अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।